Welcome to MediAE classes. This is first lecture of class 12 chemistry D and F block element. ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. ओके, नाउ D and F block element जो कि S block and P block element के इन बिटवीन लाई करता है. ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है. ओके, और उसी में आता है आपका इनसाइड में एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको कि पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दो रो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहले हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, उसमें भी पहले हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन आफ्टर उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट को. ओके, सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 to group number 12 are known as D block element. So in modern periodic table, because इससे पहले भी periodic table आ चुका है. ठीक है, so in modern periodic table the elements of group 3 to group 12 are known as D block element. Okay, known as D block element. Next, अगर नॉर्मली चेक करना हो कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से लाई करता है कि नहीं करता है, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया मतलब लिखा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, देन दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना. यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर चेक करना हो कि वो डी ब्लॉक में लाई करता है, कि पी ब्लॉक में लाई करता है, कि एस ब्लॉक में लाई करता है, तो ये डिपेंड करता है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में एंटर होता है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में होता है तो पी ब्लॉक, डी में होता है तो डी ब्लॉक, एफ में होता है तो एफ ब्लॉक. सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स filled in D सबसेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा ही डी ब्लॉक एलिमेंट का डी सबसेल में एंटर करता है. ओके ओके, नाउ बहुत सारे एलिमेंट्स बिलोंग करता है, और इस डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल भी होता है. ट्रांजिशन मेटल जनरली का बहुत सारे मीनिंग होते हैं. एक मीनिंग ये होता है कि द एलिमेंट्स हुज या विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, यानी ऐसा एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हो, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फिल्ड ना हो. डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 10. इसका मतलब हुआ कि अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करता है. जैसे आयरन कभी ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी होता है, कभी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है. कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी होता है. यानी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका वेरिएबल होता है. यानी किसी कंपाउंड में कुछ और वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है. ठीक है, सेम कंपाउंड के साथ में, जैसे Fe2O3 भी बनता है और Fe3O4 भी बनता है, तो सेम एलिमेंट के साथ में अलग अलग ऑक्सीडेशन वाले मेटल रिएक्ट करते हैं, तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं. ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज
ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ छोड़ करके, जिंक जिसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड मर्क्यूरी जिसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जिस द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये डी ब्लॉक से ही बिलोंग करता है, कुछ एक्सेप्शनल केस से छोड़ करके। सो डी ब्लॉक elements are called what? Sorry. D block element is called transition elements, and D block के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल होता है, ठीक है। D ब्लॉक का एडवांटेज है, जैसे P ब्लॉक में ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, सॉरी एस ब्लॉक में पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट्स तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगेन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो होता है वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ओके। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सच एलिमेंट्स shows वेरिएबल, इसका वैलेंसी भी वेरिएबल वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है कि आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बट वैलेंसी कंबाइन करने का कैपेसिटी Fe2O3 Fe3O4 दोनों एग्जिस्ट करता है, और दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रेट होता है। सो वेरिएबल वैलेंसी एंड variable oxidation number. So what is transition element? So the elements which has incomplete d orbitals are known as d orbitals are known as transition elements, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है, कुछ को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग जिंक, cadmium and mercury. Why? Which possess full filled d orbitals, ठीक है। मर्क्यूरी, कैडमियम और जो आपका जिंक है ये ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाता है क्योंकि इसके पास फुलफिल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सो दी आउटर इलेक्ट्रॉनिक configuration of D block element. D block element का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1, D में इलेक्ट्रॉन 1 2 10 and ns इलेक्ट्रॉन 1 2 2। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का कैसे होता है देखिए। इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी n-1 D10 ns2,
ये कन्फिगरेशन होता है। तो डी में जो होते हैं वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, इसलिए ट्रांजिशन होने का चांसेस ही खत्म हो जाता है। इन केस ऑफ दिस हैंस, ठीक है, सो सिंस इट्स outer d orbital are completely filled होता है, hence it is not a transition element। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन ये बिलोंग किस में करता है, डी में, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी जो डी ब्लॉक में है लेकिन वो शो नहीं करता है, सो ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, सो जिंक, कैडमियम एंड mercury is known as what? Pseudo transition element. These are known as pseudo transition element. D block elements but not a transition element. Okay, तो ये उसका जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा सीरीज आता है। ठीक है, इसमें हम पीरियड तो पता लग गया कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ओके, अब सीरीज की बात कीजिए, यानी पीरियड जिसको बोलते हैं, तो 4 पीरियड अभी तक जितना एलिमेंट्स पता है 118 एटम्स अपने को पता है अभी एलिमेंट्स, उसमें 4 सीरीज ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बिलोंग करता है। देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन से पीरियड के कौन कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ओके, दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप नंबर, मतलब डी ब्लॉक। ठीक है, हम फिर एफ ब्लॉक में भी डिटेल में आएंगे। ओके, सो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब एमसीक्यू बहुत पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये सब ध्यान रखिएगा, विच इज कॉल्ड स्यूडो एलिमेंट्स, ये सारे के सारे। ओके, नाउ इसको करते हैं, अब देखते हैं कौन कौन सा सीरीज है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। 4 ऐसे सीरीज हैं जिसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है। So there are 4 series which are transition element, exceptional cases को छोड़ करके। So there are 4 series of transition element. There are 4 series of ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन कौन सा? पहला 3D सीरीज, ठीक है, फिर 4D सीरीज, 5D series and 6D series। ठीक है, 4 सीरीज हैं। इसमें देखिए कौन कहां से लेकर के कहां तक। 3D में स्कैंडियम से लेकर के एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के जिंक यानी एटॉमिक नंबर 30 तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। सो from scandium atomic number 21 to zinc
एटॉमिक नंबर 30। इस 3D में 4 सीरीज होता है डी ब्लॉक का, 3D में आपका 20 ये से लेकर के यहां तक 4D फ्रॉम, ठीक है, वाइट्रियम टू कैडमियम, फ्रॉम वाई, इसका याद रखिएगा, इसका ये सिंबल होता है वाइट्रियम, ठीक है, वाइट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 39, ओके, इसको वाइट्रियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 39 टू कैडमियम, एटॉमिक नंबर 48, वाइट्रियम टू कैडमियम दैट इज एटॉमिक नंबर 48। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 39, ठीक है, ये सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो बीच में गैप आया 30 से 39 वो आपके एस एन पी ब्लॉक में आ जाता है, ओके। फिफ्थ सीरीज में इसमें थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी है, लेंथेनाइड से शुरू होता है और बीच में डिसकंटिन्यूअस है। सो फ्रॉम लेंथेनम, इसको पढ़ते हैं लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, ये होता है। उसके बाद डायरेक्ट यानी सिर्फ एक एलिमेंट, उसके बाद डायरेक्ट आपका होता है 70 80 हाँ 72 से कौन कौन सा, जेड, हफनियम एंड मर्क्यूरी, ये इसको हैफनियम बोलते हैं, इसको हैफनियम, एटॉमिक नंबर 72 टू मर्क्यूरी, ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर 80। ध्यान रखिएगा यहां से लेंथेनाइड से नहीं, सिर्फ एटॉमिक नंबर 57 और उसके बाद फिर 72 टू 80, ये इंडिविजुअल है। इसके बाद जो एलिमेंट होता है ना 58 वो एफ ब्लॉक में चला जाता है, तो 58 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेंथेनाइड 57 एंड 72 से लेके 80, 72 टू 80, यहां से यहां तक सारे एलिमेंट जो है वो आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ओके ओके। नाउ देखते हैं 6D में, ओके, हैफनियम 72। 6D में एक्टिनियम स्टार्ट होता है आपका AC से, दैट इज एक्टिनियम। जब हम F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, यानी जो F ब्लॉक होते हैं उसमें 2 सीरीज होते हैं, एक को लेंथेनाइड्स के बाद से स्टार्ट होता है इसलिए उसको लेंथेनाइड बोलते हैं, और दूसरा एक्टिनियम के जस्ट 90 से स्टार्ट होता है इसलिए उसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिनियम के बाद जो 90 से लेकर के 103 तक होता है वो आपका बिलोंग करता है F ब्लॉक में, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं हुआ। एक्टिनियम के जस्ट बाद जो एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रुदरफोर्डियम, यानी RF, रुदरफोर्डियम, एटॉमिक नंबर 1042, ओके। रुदरफोर्डियम Z इक्वल टू 1042, कहां तक 1 यानी एटॉमिक नंबर 112, जिसका नाम है आपका C, पहले CP लिखते थे, ठीक है, कॉपरनिकस के नाम से था कॉपरनिशियम, पहले सिंबल होता था CP, अब उसको कन्वर्ट करके CN कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं किसी बुक में CP भी लिखा होता है, यानी जो ओल्ड सिंबल था, और आजकल हम CN का यूज करते हैं, तो CN यानी कॉपरनिशियम, एटॉमिक नंबर 112, यानी एक्टिनाइड्स सिंगल एलिमेंट। उसके बाद
104 से लेकर के 112 तक, बिकॉज 90 से देखिए यहाँ पे कहाँ गैप पड़ा 58, तो 58 से लेकर के और आगे जो आपका 71 तक है ये एफ ब्लॉक में बिलोंग करता है, और इसमें 90 से लेके 103 तक जो है ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट में बिलोंग करता है, इसीलिए बीच में गैप आ गया। 57 के बाद डायरेक्टली 72 to 80 है, ठीक है, लेकिन ये डी ब्लॉक में ही बिलोंग करता है। वैसे ही एक्टिनियम का जो है वो 89, क्योंकि 90 से लेके 103 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट में बिलोंग करता है, दैट्स वाई। ओके, ये हो गया कॉपर्निशियम, दैट इज Z इक्वल टू 1 2। इतने सारे अभी तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3D 21 to 30। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, तो ये सीरीज और एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, सो डैट अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी एलिमेंट दे देगा, ठीक है, बोलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 93 है, बताओ कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एफ से बिलोंग करता है, बिकॉज आप में 90 से लेके 103 तक एफ तक होता है। हम एफ को डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम डी ब्लॉक्स ही एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स था वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। अब इसके स्टार्ट होते हैं क्या, प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी, ऐसे एटॉमिक रेडिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट का। बहुत लोग शिल्डिंग इफेक्ट का गलत इंटरप्रेट करते हैं, या उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। उनको ये पता है कि सबसे ज़्यादा, कई लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होगा, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, और सबसे कम होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट में शिल्डिंग इफेक्ट, और उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अभी इसमें यूज होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, यानी आप देखिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, लेकिन उसका फिक्स पैटर्न होता है। लेकिन जो लेंथेनाइड ग्रुप है, यानी ग्रुप नंबर 5D सीरीज है, उसमें एटॉमिक लेवल एक एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी बहुत ज्यादा घटता है, यानी जिस रेट से घटना चाहिए उससे डबल ट्रिपल रेट से घटता है। तो उसके पीछे जो रीजन होता है उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड के सीरीज में जो है एक स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो कम होने के कारण से साइज बहुत जल्दी जल्दी घटता है, ठीक है। सो डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसके पीछे रीजन होता है आपका शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का, तो वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे टॉप, अब जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले जो है वो एटॉमिक साइज जो है, यानी जो एटॉमिक रेडिया है वो आपका घटता है, फिर बीच में कांस्टेंट होता है, और फिर बढ़ना स्टार्ट, यानी एक ही सीरीज में अलग अलग ट्रेंड्स को फॉलो करता है, ठीक है। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि पहले एटॉमिक साइज घटता है, फिर बाद में 2-3 के लिए कांस्टेंट हो जाता है, और फिर आपका अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट है, और एक कुछ और भी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस में से आते हैं, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक का, n - 1 d2, देखिए दी
general outermost electronic configuration. जनरल outermost electronic configuration क्या होता है? of d block element n minus 1 d 1 to 10 and n s 1 to 2. तो ये जो n s और n minus 1 यानी n minus 1d और n s जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है इनका एनर्जी डिफरेंट है, बट इन दोनों का एनर्जी लेवल बहुत नियर बाय होता है. एनर्जी लेवल ऑफ ns and n minus 1d आर वेरी स्मॉल, मतलब नियर बाय होता है. इसके कारण से होता क्या है कि कभी जब रिक्वायरमेंट होता है तो s के इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके d में चला जाता है. ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी देखिए आप ध्यान से देखिए n और n माइनस 1 में ऑब्वियसली n बड़ा है, यानी ये आउटर मोस्ट है, लेकिन फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है बिकॉज n s और n माइनस 1 का d का n माइनस 1 जो है उसका एनर्जी लेवल कम है. और इसका एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा पहले से, मैं एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ. सो एनर्जी लेवल ऑफ ns एंड व्हाट n minus 1 are very close. So the energy difference between ns and n minus 1 d orbitals are what? Very small. Hence electrons from ns can easily jump to n minus 1 d. लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. It is not always take place. In some special cases, कुछ स्पेशल केस ऐसे आते हैं, अभी हम देखेंगे वो स्पेशल केस, और आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है. तो ns और n-1d का एनर्जी लेवल काफी नजदीक होता है. जिसका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं होता है, क्योंकि उसको एनर्जी गेन करने के लिए उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा. लेकिन अगर एनर्जी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, वो अपने आप को क्या कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है. देखिए मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि कब ऐसा होता है कि ns से इलेक्ट्रॉन जो है n-1d में चला जाता है, और आप जब चाहोगे तब ट्रांसफर नहीं हो जाएगा कि चलो s का पूरा ट्रांसफर d, ऐसा नहीं होता है. कुछ स्पेशल केस आते हैं और उसको बोलते हैं हम हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का कंसेप्ट बोलते हैं. देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि कब ऐसा होता है कि ns से इलेक्ट्रॉन n-1d में, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में शिफ्ट हो जाता है, कब ऐसे कंडीशंस होते हैं. ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा बिकॉज इस सब के बिना d ऑर्बिटल को पढ़ना मुश्किल है. ठीक है, इनफैक्ट जो ये दो सीरीज है इसके एलिमेंट्स तो याद हो तो बेस्ट है. बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे साइंस से लेकर के स्कैंडियम से लेकर के जिंक, ये तो बहुत फेमस एलिमेंट होते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, ओके. उसके बाद में आपका क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ओके. तो ये सब आपको दो सीरीज के एलिमेंट्स आप चाहो तो लर्न कर सकते हो. इसी में 47 आ जाएगा आपका क्या, सिल्वर. तो चलिए हम देखते हैं कि कब ऐसा केस होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के इसमें आ जाता है. सो एटॉमिक नंबर 24, ओके. एटॉमिक नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं.
So the electronic configuration of chromium and copper, the atomic configuration of chromium atomic number 24 and zinc atomic number 30 shows some exceptions in 3D orbitals and 4D में सिल्वर 4D में सिल्वर भी एक्सेप्शनल केस शो करता है. ओके, एग्जाम्पल देखिए. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे दो तरीके से लिखा जाता है. आर्गन 3D 4S2. अब जब लिखोगे तो एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन फुल फील्ड और हाफ फील्ड के कारण से ये क्या करता है, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. देखिए एटॉमिक नंबर कितना 24 है, तो 2 4 6 10 12 18 6 24 हो गए. तो इसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें होता क्या है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो 1 2 3 4. तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अभी ये अनस्टेबल है. क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होता है. तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा. अभी ये फुल फील्ड है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा. बिकॉज 4s एंड 3d का एनर्जी लेवल अभी देखा हमने कि बहुत कम होता है. इसके कारण से होता क्या है कि s अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है. इसके कारण से ये s भी क्या हुआ, हाफ फील्ड, और d भी क्या हो गया, हाफ फील्ड. एंड हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है. पहले क्या था, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल था, लेकिन अब अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण से ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया. तो एग्जैक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये ना हो करके होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता. अब ये लिखोगे तो क्रॉस कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट पता नहीं है. तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता, तो ऐसा नहीं कि एनर्जी कम है तो चलो ठीक है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके और इसको फुल फील्ड हाफ फील्ड कर दिया. ऐसा कभी नहीं होता है कोई भी. तब ये अनस्टेबल हो गया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है. तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया. और इसके कारण से हुआ क्या, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया. तो ओवरऑल ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए. इसीलिए हम इसको 1 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं. जबकि एनर्जी ऑफ वॉ प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़ा था कि पहले s में जाएगा, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिल होगा, तब जाके d में जाएगा. लोअर ऑर्बिटल्स एनर्जी पहले फिल होता है. तो 4s का एनर्जी 3d से कम होता है. तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, यानी पहले ये भरता तब जाता है इसमें. बट बिकॉज इन दोनों का एनर्जी लेवल कम है और एक इलेक्ट्रॉन देने से ये दोनों के दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा जाता है. ओके, तो ये उसमें एक्सेप्शंस हैं कि आपको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. और ये क्यों हुआ, बिकॉज इन दोनों का एनर्जी लेवल कम है. अगर एनर्जी लेवल ज्यादा हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं इसको 2 रखूं और इसमें 4 था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ. 3s भी डोनेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसका और इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इतना गैप वाले एनर्जी में इजीली जंप नहीं करता है. इसीलिए आप इसको नहीं कर सकते, सिर्फ इन दोनों में ही इंटरचेंज करके आप कर सकते हैं. तो क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है.
ठीक है, इसी को इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखते हैं, यहां तक क्या हो गया आर्गन का, और ये 4s1 3d5। नाउ एटॉमिक नंबर जेन यानी जेड जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये होना चाहिए किसका, जिंक का, लेकिन जिंक का ऐसा नहीं होता है क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी लेवल काफी, एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है। दैट्स वाई ये करता क्या है कि 4s में अभी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है A1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। तो इस केस में भी एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण से सिर्फ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अभी दोनों के दोनों स्टेबल है, हाफ फील्ड है वो भी स्टेबल है, फुल फील्ड के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल मतलब कम स्टेबिलिटी होता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल माना जाता है, रिपल्सन कम होता है, और ये भी फुल फील्ड हो गया। तो ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड था, और ऐसी कंडीशन में क्या था, ये फुल फील्ड था लेकिन ये हाफ फील्ड भी नहीं था, तो ये अनस्टेबल था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया तो ये फुल फील्ड हो गया, हाफ फील्ड। फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों के दोनों आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए इन दोनों में एनर्जी का ट्रांजिशन इजिली हो जाता है। ओके, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये और ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना पड़ेगा। सेम केस सिल्वर के केस में होता है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 47 होता है, वो 4d में है, 4d में एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, यानी एक्सेप्शनल केस इन 4d। 2-3 एलिमेंट होता है, मैं सिर्फ सिल्वर का लेता हूं, तो सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर होता है आपका, दैट इज एटॉमिक नंबर 47। ओके, एटॉमिक नंबर इज 47, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आर्गन, नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, फिर आपका ये होता है आपका 4d, तो 5s1 एंड 4d10, इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 4d में एक्सेप्शनल केस होता है, यानी जिसमें d में 4 इलेक्ट्रॉन और d में 9 इलेक्ट्रॉन हो, वो सब एक्सेप्शनल केसेस वाले होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस था, और एनर्जी लोअर होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे में इजीली इंटरचेंज हो जाया करता है। ओके, तो ये इसका जो डी ब्लॉक था उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था। ओके, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जिसमें एटॉमिक रेडिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, उस सब को एक्सप्लेन करेंगे। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, ठीक है, एक्टिनाइट्स में आते हैं हम। अभी एक जनरल कंसेप्ट है, यानी इसमें दिया नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे हम फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेंगे अपने डी ब्लॉक का। ये जो सिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बेसिकली इसका टॉपिक नहीं है, ये प्रीवियस टॉपिक है, लेकिन कई सारे लोगों को आपको आइडिया नहीं होता है कि सिल्डिंग इफेक्ट कम कैसे होता है, सिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्या होता है, इनफैक्ट सिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है और वो कितने सारे फैक्टर्स में बड़े रोल प्ले करता है। तो देखिए, सिल्डिंग इफेक्ट में बता देता हूँ कि व्हाट इज सिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा सिल्डिंग इफेक्ट एस में होता है, फिर बी ब्लॉक में होता है, फिर डी ब्लॉक में होता है और फिर एफ ब्लॉक में। ऐसा नहीं कि एस के बाद में डी आता है फिर पी आता है, ऐसा नहीं, ठीक है। और सिल्डिंग इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि
एक ऑर्बिटल्स जो है वो दूसरे को सील्ड करता है। सो ये एक फेनोमेना है। सो व्हाट इज सील्डिंग इफेक्ट? सील्डिंग इफेक्ट इज अ फेनोमेना। क्या होता है? इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिटल प्रोवाइड द सील्ड, मतलब बाहर यानी इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को सील्ड करता है, बचाता है। किससे? न्यूक्लियस से। ठीक है। सो द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सील्ड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, सील्ड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। किससे सील्ड करता है? कौन इसको इफेक्ट करना चाहता है? न्यूक्लियस से। ठीक है, ये न्यूक्लियस से इसको बचाता है। सील्ड द इलेक्ट्रॉन so that they are not affected by, seal the outer cell electron so that they are not affected by nuclear charge। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स है और ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इस सेल के इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा किसके कांटेक्ट में होंगे? न्यूक्लियस के। और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सेल के यानी इनर सेल, ये सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी ये न्यूक्लियस है, तो अब इसी बात है ये बाहर वाले ऑर्बिट को इफेक्ट करने का कोशिश करेगा, यानी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। लेकिन इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके ज्यादा नजदीक में है। बाहर वाले ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में इस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज्यादा नजदीक में है। तो ये सेल का यानी इस मान लीजिए इसके पीछे में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। इस पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। और बाहर वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। क्यों? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इस सेल का इलेक्ट्रॉन आ गया। सो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि ये जो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सील्ड करता है किसको? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल को सील्ड किया किसके इफेक्ट से? न्यूक्लियस से। दिस इज नॉन एज सील्डिंग इफेक्ट। यानी ये आउटर वॉल को सील्ड कर दिया, यानी ये फ्री हो गया। न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन है, तो अगर सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। सो सील्डिंग इफेक्ट किसी में अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को उससे निकालना आसान है। सील्डिंग इफेक्ट कम मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी पड़ जाएगा। बिकॉज सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो सील्डिंग ज्यादा हुआ तो इसका न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया? आपका कम हो गया। ठीक है, तो एस ब्लॉक में सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है? रीजन होते हैं एस ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं। तो मान लीजिए ये 1s
2 है, ठीक है। फिर 2s2 है, तो मान लीजिए ये दूसरे ऑर्बिटल में भी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इनर मोस्ट के d ऑर्बिटल जो है और इसके बीच जो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो अंदर का 1s इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, तो न्यूक्लियस को कंप्लीटली पैक कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन से, जिसके कारण से होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले के को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलो कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, साइज बढ़ा तो इसके बीच में अट्रैक्शन होने के चांसेस है। लेकिन अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बहुत कॉम्पैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 ही इलेक्ट्रॉन में ये कंप्लीटली फिल कर दिया, लेकिन यही अगर ऑर्बिट बड़ा होता तो इसके का गैप क्या हो गया, बढ़ गया, तो गैप होगा तो इसके थ्रू ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को इजीली इफेक्ट कर सकता है। तो साइज बढ़ता है तो सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आपका घट जाता है। अगर ये सील्ड करना कम कर दिया तो न्यूक्लियस क्या करेगा, सील्डिंग इफेक्ट घटने का मतलब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल को बचा नहीं पा रहा है, किससे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो सील्डिंग इफेक्ट कम तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। और अगर इन्होंने सील्ड कर दिया तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो सील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्यों, इन्होंने सील्ड कम किया तो इसके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ऑर्बिट क्या होगा, श्रिंक करना शुरू हो जाता है, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वहां डायरेक्टली ये बोलकर निकल जाऊंगा ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट, यानी सील्डिंग इफेक्ट कम है इसलिए साइज कम हो गया। तो क्लियर बात है, सील्डिंग इफेक्ट कम है यानी न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस ऑर्बिट को अंदर खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन सील्ड कर सकता है। अगर मान लीजिए इनर में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कोई सील्डिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी सीधे का सीधे ये खींच देगा इसको। लेकिन अगर इनर में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो देखिए ये वाला इसको और इसको दोनों को सील्ड कर रहा है, जो ये वाला ऑर्बिट है वो इसको सील्ड कर रहा है। न्यूक्लियस से बचाना, ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का को एक ऑर्बिट अट्रैक्ट न्यूक्लियस के फोर्स से बचाना को सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और 4s में साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के आसपास वो 1s और 2s है, तो 1s के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के चारों साइड रहता है, जिसके कारण से उसको बाहर वाले ऑर्बिट पे फोर्स लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। p में जाते हैं इसलिए s में सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर p में जाते हैं तो p में जाते हैं तो साइज क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो फिर क्या करता है न्यूक्लियस इसको इफेक्ट करना ज्यादा चालू कर देता है, तो सील्डिंग इफेक्ट घट गया तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट को खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यही रीजन होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे ज्यादा पुश करता है। दैट्स व्हाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपका टॉप टू बॉटम घटता है, सॉरी बढ़ता है। सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इसके और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, सील्ड बढ़ गया ना। दिस इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत सारे फेनोमेना को आप इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है बहुत छोटा टॉपिक,
लेकिन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये प्रीवियस कंसेप्ट है, ये इस चैप्टर कंसेप्ट नहीं है। बट सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुतों को पता ही नहीं होता है, सील्ड करता है किसको, किससे सील्ड करता है, कौन सील्ड करता है, सील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो क्या होगा, सील्डिंग इफेक्ट घट गया तो क्या होगा। सील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और सील्डिंग इफेक्ट घट गया, जैसे मान लीजिए हमारा ओजोन लेयर हमारा एक टाइप से सील्ड करता है, किससे, हमें डायरेक्टली सन से बचाता है ना, सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो ओजोन लेयर इज अ वन टाइप ऑफ सील्ड। अगर वो सील्ड हटा देंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में और सन के इलेक्ट्रो जो आपका रेडिएशन अल्ट्रावायलेट उसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो इस सेम काम समझिए कि एक ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट एक टाइप से ओजोन लेयर है जो बाहर वाले को अंदर वाले से बचाता है। बस ये कंसेप्ट रखिए, बाकी सब एज इट इज ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट में जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियाई कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। ठीक है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पीज यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का टेंडेंसी जो है वो उस एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ये सब डिटेल में हम इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ओके, तो हम इसको लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2। ओके।